डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं। आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसका वन बाय वन हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही फाइन एनालिसिस होगा, बहुत ही डिटेल एनालिसिस होगा। और आज बहुत खुश हूं मैं, जो भी मैंने पढ़ाया और जो भी मैंने गेस दिया 10 यूनिट पढ़ाने के बाद, वट एवर द गेस्ट पेपर आई हैव गिवन, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मैचिंग डायरेक्टली फ्रॉम द गेस्ट पेपर। सो अगर आप देखेंगे तो 5 तो लॉन्ग सीधा सीधा है, 15 शॉर्ट सीधा सीधा है और 55 50 55 60 के करीब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्टिव है रेयर में जो कि गेस्ट पेपर से नहीं है। सो इतनी खुशी है कि पहले तो एक शेर से शुरुआत करूंगा और एक शेर सुनिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। सो शेर ये है, अर्ज किया है, बीते लम्हों में नहीं, कल की उम्मीदों में नहीं, मैं हकीकत में जिया करता हूँ, ख्वाबों में नहीं। मेरे शौक मेरे अफकार अलग हैं आज़ाद, दिल मसाइल में उलझता है, ये जुल्फों में नहीं। तो ये शेर है कि पूरा इसी पे फोकस रहता है हम लोगों का दिन रात, जब पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, क्या आना चाहिए। और यही सब दिन देखने के लिए हम लोग पढ़ाते भी हैं कि जब जैसे एग्जाम हॉल से बच्चे निकले कॉल आना शुरू। और ये सब सुन के बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा, कि जो साल भर का मेहनत है वो यहाँ दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। A capacitor of 100 microfarad is charged to 100 volt. The energy stored in it will be. क्वेश्चन है कि 100 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए हाफ सी दिया हुआ है 100 माइक्रोफराड, तो 100 माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6 और 100 वोल्ट है तो वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 4। तो 10 का पावर 4 और ये 10 का पावर 2, 10 का पावर 6 और 10 का पावर -6 कैंसिल। तो ये सब कैंसिल और 1/2 का मतलब होगा 0.5। तो 0.5 और एनर्जी है तो जूल। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अच्छे से मिला लेंगे, बस फॉर्मूला लगाना है U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर, आप डायरेक्ट लगाएंगे आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया, एकदम फुल टॉस। E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, ऊपर वोल्ट नीचे मीटर। सो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जिसका है उसने सही लगाया है, विद्युत क्षेत्र इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चालन में विद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी और चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस v बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक क्वेश्चन है। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है पहले वो देख लो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और बटे में होता है m और इंटू में होता है टॉ। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे L से गुणा और L से डिवाइड कर दे रहा हूं। अब आपको मालूम होगा कि ये हम लोग लिखेंगे E और इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ये हो जाता है पोटेंशियल V, बटे में आया एम एल और यहाँ पे गुणा में टॉ। अब देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, यानी भी डी समानुपाती होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर भी के व्युत्क्रमानुपाती भी के अनु अच्छा समानुपाती होगा ऑप्शन में। प्रोपोर्शनल टू बी इंग्लिश वाला ऑप्शन सही है। हिंदी वाला ऑप्शन देखिए, एक में अनुक्रमानुपाती दे दिया है और एक में व्युत्क्रमानुपाती दे दिया है, तो हिंदी वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। इंग्लिश वाला ऑप्शन सही है, प्रोपोर्शनल टू भी। तो प्रोपोर्शनल टू भी सही है, ऑप्शन ए होगा इसका भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, देखिएगा, तो ये जिस बच्ची का है उसने गलती कर दिया है। देखिए, बोल रहा है एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष बोल रहा है कि I को प्रदर्शित करता है, मतलब y एक्सिस करंट को डिनोट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ आप बनाएंगे ना ऐसे, ये I है और ये वोल्ट है, यहां से ये स्ट्रेट लाइन, ये बना एंगल, तो चेंज इन कहीं भी निकालो, तो चेंज इन करंट y एक्सिस पे है, तुम tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा क्या होगा, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, ये होगा। लेकिन रेसिस्टेंस पूछ रहा है इसमें, चालक का प्रतिरोध, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस तो होता है V अपॉन I, तो आप इसको पलट देंगे तो ये भी पलटेगा, tan पलटेगा तो cot थीटा होगा और ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो इसका सही ऑप्शन होगा cot थीटा, तो इसका सही ऑप्शन होगा cot थीटा, क्योंकि यहाँ पे I दे दिया है y एक्सिस पे। जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं ओम्स लॉ तो V को लेते हैं y एक्सिस पर और I को लेते हैं x एक्सिस पे, तो इसमें उल्टा दे दिया है, तो जब आप tan थीटा निकालेंगे तो डेल I अपॉन डेल V होता है। ओम्स लॉ से आप देखेंगे तो V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर, सो R क्या होता है, V अपॉन I, तो V अपॉन I के लिए उल्टा करेंगे तो इधर cot थीटा हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, एकदम सीधा सीधा, मतलब गैस में से एकदम सीधा सीधा, इसका 3 बताया था मैंने, वी आई पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और पावर इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर लिख दोगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिख दोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तीनों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, सही मारी है लड़की, जिसका भी है, एक लड़की का पेपर है, सही मारी है। और उसके बाद अगला भी फुल टॉस दे दिया, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और अगर कंडक्टर होगा तो बढ़ेगा और सेमी कंडक्टर है तो घटेगा, तो डिक्रीजेस, सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R को व्यक्त करता है, तो देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। दोनों को मिला के लिखोगे तो दोनों को मिला के हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन A। सो रेसिस्टेंस ही पूछा है ना इसमें, प्रतिरोध को, तो रो L अपॉन A, पहला वाला ऑप्शन सही है इसका भी, सो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका भी, रो L अपॉन A, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच का मुख्य अंतर क्या है। देखिए, आइसोटोप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आइसोटोप जैसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 1 1 2 1 3, तीनों तरह का रहता है। तो देख रहे हो डिफरेंस कहां आ रहा है इसमें, मास नंबर, और यहां से ही निकलता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो सब में डिफरेंस क्या है, ये एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से निकाल लेंगे हम लोग, सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, तो क्या डिफरेंस है, तो न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। जैसे कार्बन का ले लो 612 या 613, तो इसमें भी देखो क्या डिफरेंट है ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, हम्म, हम्म। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मालूम है, अल्फा डीके तो रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा बीटा गामा, तो इसमें एक म्यूऑन डीके जो है दिख रहा है, ये नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है रेडियो एक्टिव डीके, तो म्यूऑन डीके नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विथ ए वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। तो देखो एनर्जी क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, एनर्जी का फॉर्मूला एच सी अपॉन लेमडा, तो एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर -34, और सी है तो 3 इंटू 10 का पावर, थोड़ा सा और इधर से लिखता हूं मैं,
देखो 6.634 इंटू 10 का पावर -34 और लाइट है तो 3 इंटू 10 का पावर 8 और बटे में लेमडा है 500 नैनोमीटर। तो 500 नैनोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर -7। देखो इधर -9 रहता है नैनो में और इधर 2 जीरो कम करेंगे तो 5 इंटू 10 का पावर -7। सो 5 इंटू 10 का पावर -7। ठीक है, अब देख लेते हैं 6.6 में 3 से करेंगे तो लगभग लगभग 20 के करीब आएगा और 20/5 करेंगे तो 4 आएगा लगभग। और पावर जोड़ लेते हैं, -7 ऊपर जाएगा तो 8 7 15 और -34 में से 15 निकला -19। तो 4 इंटू 10 का पावर -19 लगभग आ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऊपर जो लड़की फॉर्मूला लिखी है ये उल्टा लिख दी है। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला उल्टा लिख दी है, ये सी नीचे लिख दी है, सी ऊपर रहेगा लेमडा नीचे रहेगा। तो ये सी नीचे लिख दिया और लेमडा ऊपर लिख दिया, ये गलत है, ये इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 10 का पावर -19 हो जाएगा लगभग। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बड़ा फेमस है, बामर सीरीज, एकदम सही, बामर सीरीज, बामर सीरीज। और उसके बाद 12 निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस पार्टिकल? एकदम सही, फोटोन पे चार्ज नहीं होता, अल्फा पे होता है, बीटा पे होता है, प्रोटोन पे होता है, फोटोन पे नहीं होता। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें क्या है? एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और एएमयू की तुल्य ऊर्जा है, एक्सेलेंट, एकदम सीधे सीधे पूछा है, न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आप चेंज करते हैं और जब जूल को E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से आप जब बदलते हैं और जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 931 आएगा। तो ये 931 ये हम लोगों ने क्लास में कराया था। 1 एएमयू की तुल्य ऊर्जा होती है, तो ये चेंज करने के बाद आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए। दो आवेशों, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मेड हाफ एंड वन ऑफ द चार्जेस इज ऑल्सो हाफ। यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया और दोनों में से किसी एक चार्ज को आधा कर दिया गया, तब फोर्स क्या होगा? तो देख लीजिए, बोल रहा है कि दोनों Q है तो एक को Q/2 कर दिया और R को R/2 कर दिया। तो ऐसे फोर्स होता तो होता F इक्वल टू K, दोनों Q है तो मान लेते हैं Q को, तो Q इंटू Q स्क्वायर और बटे में R स्क्वायर, ये पहले होता। और जब हम लोग डिस्टेंस को आधा करेंगे और एक चार्ज को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू Q के जगह पे लिखेंगे Q/2 इंटू दूसरे चार्ज को तो वैसे ही रखा गया है तो Q ही रहेगा, और इधर R/2 का स्क्वायर, तो R/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R²/4। ठीक है, ये 4 पलट के जाएगा ऊपर, तो F इक्वल टू 4K² बटे में R² और 2 है। ठीक है, तो ये देखो, ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, सो F इक्वल टू 2K² अपॉन R²। तो यहां पे देख रहे हो ऊपर क्या था? ऊपर था KQ² अपॉन R² और यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ गया तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे, 2 गुना, डबल्ड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डन। सो सेकंड ऑप्शन सही है, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर v के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर ए पोटेंशियल v इज। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद होगा तो हमने पढ़ाया था 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी जो होता है EV0 के बराबर होता है। यहाँ पे पोटेंशियल v दिया है, मैं V0 मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, यहां से 2 को इधर भेज देंगे और m नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा v² इक्वल टू 2eV0। अगर v मानोगे तो v होगा पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल को V0 मान रहा हूँ, बटे में m आएगा और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट बनेगा, तो v इक्वल टू, ये है v वेलोसिटी का है, 2e, दोनों कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं V0 मान रहा हूँ पोटेंशियल को, V0 बाई m का रूट।
तो ये जो स्पीड वाला भी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के अंडर रूट के, ठीक है। सो समानुपाती होगा भी के अंडर रूट के, ठीक है। सो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट भी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट भी, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अंडर रूट भी के समानुपाती। सो बी वाला ऑप्शन सही है, दिस वन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये भी पूरा फुल टॉस दे दिया। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्लास में बहुत बार कराया गया क्वेश्चन, 1.8 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। एक्चुअली ये होता है 1.76 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो जो जोसेफ थॉमसन ने निकाला था, ठीक है। और इसी को मैंने बोला था कि इसको राउंड फिगर किया जाएगा तो ये 5 से ज्यादा है 6, तो इसको 1.8 लिखा जाएगा और ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर 11, एकदम सीधा फुल टॉस है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, on inserting a dielectric material between two positive charges in air the value of repulsive force will, देखो एयर में जो चार्जेस के बीच फोर्स होता है ना वो मैक्सिमम होता है, बाकी उसके बीच कोई भी तुम मटेरियल रखोगे तो फोर्स कम हो जाएगा, सो फोर्स डिक्रीज होगा, घट जाएगा, एकदम सही मारी है, घट जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो देखो ये क्या है, ये है -0.2 माइक्रोकूलम और दूसरी तरफ रहेगा 0.2 माइक्रोकूलम और बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो P होता है 2QL, तो 2, अब देखो कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है तो 0.2 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6 और L कितना है 3 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 3 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है। अब देखो जरा P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको अगर मैं 2 बनाया तो एक और उधर बढ़ जाएगा तो 2 इंटू 10 का पावर -7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का पावर -2। सो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और 10 का पावर -7 टू -9। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि कोई ऑप्शन सही नहीं है, एक्चुअली में होना चाहिए 12 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर, लेकिन कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें, तो इसका सब ऑप्शन गलत है, इसका सब ऑप्शन गलत है। एक्चुअली में होना चाहिए कितना 12 इंटू 10 का पावर -9, तो इसका सभी ऑप्शन गलत है, मिला लेंगे आप लोग, ठीक है। अब ऑप्शन दे दिया है तो नहीं बोलना है कि हाँ यही सही है, गलत है। सो 12 इंटू 10 का पावर -9 कूलम मीटर इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ नेक्स्ट, इनसाइड ए क्लोज सरफेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड, पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि कोई क्लोज सरफेस है उसके अंदर डायपोल रख दो, तो एक डायपोल रखोगे तो कितना चार्ज -q से +q और टोटल चार्ज कितना 0, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा उसका एप्सिलॉन नॉट गुना फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और q कितना है 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो 0, तो फ्लक्स कितना होगा 0। अब तुम एक डायपोल रखोगे तो भी 0 और n रखो 1 करोड़ रखो तो भी 0, तो पिछले साल का क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 एकदम आसान सा, U ग्रेटर देन 1 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमियाबिलिटी पूछा जा रहा है, सो एकदम सही मारी है जो बच्ची का है, म्यू ग्रेटर देन 1, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है 1 से, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सही मारा गया है, R1 R2 R3 प्रतिरोधों में श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तो समान होती है, इन सीरीज सर्किट with resistors R1 R2 and R3 the current flowing through each resistor is same, ये सही है। आगे बढ़ेंगे, धारा घनत्व की इकाई, तो देखो धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं और ये होता है करंट अपॉन I अपॉन एरिया,
ठीक है, तो आई का हो जाएगा एम्पियर और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे बना देता हूं, यहां जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the length of a conductor is doubled while keeping the potential difference across it constant, then the drift velocity of electron will, यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाई गई विभव को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, तो देखिए अभी मैंने पीछे बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या होता है, ई भी टॉ अपॉन एम एल। ठीक है, ये अभी मैंने पीछे बताया था। एक्चुअली में ये होता है ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड बटे में एम और इंटू टॉ होता है, लेकिन जब एल से गुणा और एल से भाग देंगे ना तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बटे में एम एल और ये टॉ। तो बोला जा रहा है ना कि लेंथ को क्या कर दिया जाए, लेंथ को दोगुना कर दिया जाए, लेंथ को डबल करोगे यानी एल के जगह पर 2 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी हाफ्ड। ठीक है, आधा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2 लगा दोगे, आधा करोगे, एल को डबल करोगे ना, हाँ लंबाई को दोगुना करोगे तो एल के जगह पे 2L करोगे तो क्या हो जाएगा, वीडी, आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पे ये सब बन रहा था, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना था पैरेलल टू एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको बताया गया था एक डायनेमो और दूसरा विद्युत जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे आ जाते हैं सी पर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, तो देखो स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला जो देखोगे ना तो L इक्वल टू होता है जो ये फॉर्मूला आखिरी आता है म्यू स्क्वायर, सॉरी म्यू स्क्वायर नहीं, म्यू, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है ये और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें देखोगे ना तो आई जब पूरा वैल्यू रखने पर ना आई निकल जाता है इसमें से, तो स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। करंट इसमें से गायब है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी एंड सी, इसका सही ऑप्शन होगा बी एंड सी दोनों, बोथ बी एंड सी। आगे बढ़ेंगे, जब सिलिकॉन में बोरोन की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिमाणी पदार्थ होता है। When boron is mixed as impurity in silicon, then resultant matter is, तो आपको पढ़ाया गया सेमीकंडक्टर का टाइप, तो अगर आप बोरोन मिलाओगे, देखो बोरोन मिलाओ, एल्युमिनियम मिलाओ, इंडियम मिलाओ, तो ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट है, तो ट्राईवैलेंट है तो ये बनेगा पी टाइप, ये क्या बनेगा, पी टाइप। ठीक है, सो बोरोन को जब मिलाओगे तो ये बनेगा पी टाइप, बोरोन मिला दो या एल्युमिनियम मिला दो या इंडियम मिला दो, पी टाइप। और एन टाइप के लिए हम लोग पेंटावेलेंट मिलाते हैं जिसको फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक कहते हैं। ठीक है, सो पी टाइप। एन टाइप, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो आपको बड़ा आसानी से बताया गया था कि देखो याद रखना एन और पी, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो एन टाइप में निगेटिव, एन मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी और पी टाइप में मतलब होल मेजॉरिटी। तो इसमें क्या कह रहा है कि एन टाइप में माइनॉरिटी कौन है, तो एन टाइप में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटी अपने आप होल हो जाएगा। क्लियर है, सो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में मेजॉरिटी होल, तो एन टाइप में माइनॉरिटी पूछ रहा है तो एन टाइप में माइनॉरिटी होल हो जाएगा। एन टाइप में जब मेजॉरिटी, एन फॉर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, पी फॉर पॉजिटिव होल मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं एन टाइप और पी टाइप में, तो माइनॉरिटी में एन टाइप में कौन हो जाएगा, होल। कौन सा लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट जब तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, when logic gets which logic gates output is true only if the outputs are different। ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में था नहीं,
जॉर गेट, लेकिन मैंने पढ़ाया था। तो जॉर गेट ही होता है, ये जॉर गेट रहता है। तो जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तभी सही देता है ये। तो ये भी एक्चुअली में ये +2 लेवल का नहीं है। +2 में आपको 5 ही पढ़ना होता है, एंड और नॉट और नैंड और नॉर, ठीक है, 5 ही पढ़ना होता है। और एंड, नॉट और नॉर और नैंड 5 ही पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि रिवर्स बायस डायोड इज। तो देखो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। देखो जैसे गलती कर दी है लड़की, जेनर डायोड मार दी है, लेकिन फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में ही काम करता है। एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों रिवर्स बायस में काम करते हैं, तो ये डी में जाएंगे, ठीक है, डी के साथ। नैंड गेट एकदम आसान सा, एंड गेट का ए डॉट बी इक्वल टू वाई, ए इंटू बी इक्वल टू वाई, और उस पर बार लगा दो तो नैंड हो गया, एकदम सही है इसका। 33 भी एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव्स इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो एक्चुअली ये नियर इंफ्रारेड होता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। इंफ्रारेड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम लोग मारेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एक्चुअली ये नियर इंफ्रारेड होता है, इसका सही ऑप्शन। लेकिन नियर इंफ्रारेड ऑप्शन नहीं है, तो इंफ्रारेड है क्या, इंफ्रारेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका ऑप्शन है, मार दीजिए। टीवी प्रसारण एकदम डिट्टो क्वेश्चन है, हर जगह आने वाला, 30 to 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। दो समान धन आवेशित बिंदु आवेश हों जिनके प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखो, ये होता है U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। विथ साइन लेते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालते हुए चार्ज को विथ साइन लिया जाता है। तो K का वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 का पावर 9, और दोनों 1 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है। तो 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6, फिर से 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 और 10 का पावर -6, ठीक है। बटे में 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं डालेगा ये। तो U इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर -6 -6 -12, और -12 में से 9 निकला तो 10 का पावर -3, और एनर्जी है तो जूल। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इंटू 10 का पावर -3 जूल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होगा। तो धारिता होता क्या है, C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। Q ऊपर कूलम, नीचे वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो देखो, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो इसमें कहीं भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब आप ये वाला फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर, दोनों के बीच के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पे डिपेंड नहीं करता, चार्जेज ऑन प्लेट्स, डन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, किस पर निर्भर नहीं करता, तो चार्जेस पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए एकदम सही, ये है किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लंबवत, ठीक है, सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र वही हो जाएगा, अंदर का, चालक के अंदर का। बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो अंदर का क्या होगा, 0, सो अंदर का 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है तो टाइम लग नहीं रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों में के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने ऊपर बताया कि चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी निकालने में या पोटेंशियल निकालने में चार्ज को विथ साइन लिया जाता है। तो विथ साइन लोगे ना, तो U इक्वल टू K Q1 Q2, तो एक रखोगे माइनस में और एक रखोगे प्लस में और बटे में R, तो ये हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, पहला। दूसरा ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत है ये। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी इधर पॉजिटिव, ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी 0, पहला ऑप्शन सही है।
पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज निगेटिव। अगर चार्ज एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट, गॉस लॉ कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड। देखिए इसमें अगर कोई चार्ज है ना तो इससे टोटल फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स होता है ना चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इंक्लूड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परमाणु तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कालांतर है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम। देखिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। तो cos थीटा रूट के अंदर होता है ये 2a1 a2 cos थीटा। तो जब थीटा का मान 0 हो जाएगा ना तब जाके ये हो जाएगा a1 प्लस a2 एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट, और ये तभी मैक्सिमम होता है जैसे वेक्टर जैसा। तो cos जब 0 होगा ना, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0 जब हो जाएगा ना तब cos 0 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और इसी को हम लोग लिख देंगे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और एक रूट। तो रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा और ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा और इसी को मैक्सिमम कहते हैं। तो जब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 0, तब जाके ऐसा होगा। सो फेज डिफरेंस शुड बी 0। सो ऑप्शन नंबर नहीं, अरे ये नहीं, ऊपर वाला ऑप्शन नंबर 0 मार दिया मैंने, ये ऑप्शन नंबर 0, ठीक है। उसके बाद इन पोलराइज लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एकदम आसान सा क्वेश्चन। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, सो 90 डिग्री। सो द ऑप्शन इज 90 डिग्री। 44 में 90 डिग्री, ठीक है। 44 में हम लोग 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, एकदम सही। गामा तो है, औरक्त है, एक्स किरणें हैं, इंफ्रारेड है, गामा है, एक्सरे है, अल्फा रेज नहीं है, ठीक है। अल्फा रेज ये नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बढ़ेंगे। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती। तो देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखिए ये सी का फॉर्मूला होता है 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का ये, ठीक है। तो ये देखिए परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है सी का फॉर्मूला। सी का फॉर्मूला एक जगह और आप देखेंगे तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो कहीं ना कहीं लेमडा पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे यानी वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो पूछा जा रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता, तो हम लोग ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, अपॉन इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। और सभी बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा कहीं से मत मिलाइए, मैक्सिमम आप देखेंगे ना कोई बिल्कुल सही नहीं मारता। हो सकता है, मैं मानता हूं कि हो सकता है कोई टीचर सॉल्व कर रहा हो, एक दो गलत हो जाए जल्दी में, हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, लेकिन 7-7 8-7 बनाते हैं, 7-8-10 गलत हो जाना ये कहीं ना कहीं टीचर को शोभा नहीं देता, इसका मतलब कमी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एकदम लगभग लगभग सब सही मिलेगा, 100% सही मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ये मैं भी इंसान हूं तो, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक रहेगा 100%, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा in the phenomena of photoelectric emission on increasing the intensity of incident light, the photoelectric current। तो देखो जब आप प्रकाश विद्युत धारा में तीव्रता बढ़ाते हैं ना तो तीव्रता बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है, करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती मतलब एनर्जी नहीं बढ़ती, लेकिन करंट बढ़ता है। उसके बाद द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रॉय वेव एसोसिएटेड विद एनी मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन। तो लेमडा का फॉर्मूला होता है, लेमडा का फॉर्मूला
ये होता है h अपॉन p यानी mv। तो देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दोनों मिला के मोमेंटम पे भी डिपेंड कर रहा है। सो मास वेलोसिटी और मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करता, तो चार्ज पे निर्भर नहीं करता। उसके बाद इसको देखो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। देखो बाबू, आपको पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर मैंने पढ़ाया था आपको, और यहाँ पे हम लोग जो ड्वेल नेचर पढ़ते हैं उसमें E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, तो h इंटू नू लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो गया एम सी स्क्वायर। अब आपको m निकालना है तो c स्क्वायर को नीचे ला दो, सो m इक्वल टू एच नू अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, h इंटू फ्रीक्वेंसी बाई सी स्क्वायर हो गया, मास आ गया। सो जो मैंने प्रूफ कराया था आपको फोटोन का मोमेंटम वगैरह, तो सब यहीं से प्रूफ कराया था मैंने, ध्यान से देखिएगा तो आ जाएगा ये। डन, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, किलोवाट घंटा kWh इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट होता है, विद्युत विभाग वाले यही इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपको बताया गया है। kWh किलोवाट आवर क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, किलोवाट आवर हो, जूल हो, कैलोरी हो, सब एनर्जी का यूनिट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, लेंज का नियम। ठीक है, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। ठीक है, जब किसी एम्पियर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बिल्कुल सही बढ़ती है, माप सीमा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र है, तो चुंबकशीलता का म्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या, यूनिट से ही बना देते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका यूनिट होता है ना। न्यूटन मतलब ऊपर फोर्स है, ऊपर फोर्स है मतलब mlt-2, और नीचे है करंट, तो एम्पियर स्क्वायर, तो एम्पियर के लिए हम लोग यही लिखते हैं, करंट के लिए ए स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो ए का पावर -2 हो जाएगा। सो mlt-2 a-2 पहला वाला सही है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mlt-2 a-2। ठीक है, फोर्स पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन के लिए मतलब फोर्स है mlt-2, और बटे में करंट है एम्पियर स्क्वायर, मतलब ए का पावर 2, ऊपर जाएगा ए का पावर -2। डन, पहला वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार सा क्वेश्चन, पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन, पिछली बार सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, और मैंने कई लड़कों को इस पे बोला था, चैलेंज भी किया था, कुछ लड़के बनाए थे, एकदम सही मारी, क्लास में मैंने कराया भी है, इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाला था। तो ये देखिए कितना आसानी से बनता है। म्यू नॉट का यूनिट होता है, यहां से मैं शुरू करता हूं, म्यू नॉट का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है फराड पर मीटर, और रूट के अंदर है, तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल। अब हेनरी किसके बराबर होता है, तो हेनरी होता है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर के बराबर, ये होता है हेनरी। और फराड किसके बराबर होता है, कूलम पर वोल्ट के बराबर फराड होता है, और रूट के अंदर है। ठीक है, अब ये वोल्ट जाएगा ऊपर, तो वोल्ट जाएगा ऊपर तो क्या होगा देखिएगा, वोल्ट जाएगा ऊपर तो ऊपर हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर इंटू सेकेंड, और बटे में एम्पियर, और कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए Q इक्वल टू आई टी होता है ना, तो एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं हम लोग कूलम को, तो यहाँ पे लिखा एम्पियर इंटू सेकेंड। सो सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये रूट के अंदर है। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, वोल्ट स्क्वायर और नीचे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो वोल्ट सेट, देखिए तो ये सेकंड से सेकंड कट गया, तो ऊपर बचा वोल्ट स्क्वायर और नीचे बचा एम्पियर का स्क्वायर। वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर रेसिस्टेंस होता है, तो ये आ जाएगा रेसिस्टेंस का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस का स्क्वायर। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम स्क्वायर, और ये रूट, तो ओम से स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ क्या निकला, ओम। तो बड़े आसानी से आप बना सकते हो, पिछले साल ये सेंटअप में पूछा गया था, और इसका मैंने एक शॉर्ट भी आपके ग्रुप में डाला था। तो ये हो जाएगा ओम, तो इसका सही ऑप्शन है ओम। ठीक है, ये ओम इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता संवेदनशीलता, तो देखो बाबू ये इंक्रीज होता है, क्योंकि अगर आप करंट सेंसिटिविटी देखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी का होता है आई एस इक्वल टू
एन ए बी अपॉन सी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है एन ए बी अपॉन सी आर। तो दोनों में एन ऊपर ही है, तो अगर फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो सुग्राहिता बढ़ेगी, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम लोग उदासीन बिंदुओं पर। तो देखो बाबू, ये क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है बोर्ड। इसमें उदासीन बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। लेकिन जीरो क्यों होता है? कि उसका जो रिजल्टेंट होता है अर्थ के होरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होना चाहिए और ये वाला ऑप्शन भी सही होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें सही से, तो देखो जीरो क्यों होता है, ये होने के कारण है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, हालांकि डी भी सही है। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये हुआ है कि जब होरिजेंटल कंपोनेंट डी के बराबर होता है तभी जीरो होता है, दोनों बराबर होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है और नेट जीरो हो जाता है। तो ये होने के बाद ही ये होता है, तो सी ऑप्शन ही सही है इसका, क्योंकि डी तो होगा इसके बाद, जब सी होगा तभी डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल क्या होगा? IRMS पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। IRMS बताया गया है कि I नॉट बाई रूट टू होता है। सो देखिए 10 बाई रूट टू कर दीजिए, सो रूट टू से गुणा कर दीजिए और रूट टू से भाग दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रूट टू इंटू रूट टू टू, तो ये दोनों मिलाकर टू हुआ, ये दोनों मिला के देखिए इधर ये हो जाएगा 10 रूट टू और बटे में 2, ये कट जाएगा 5, सो 5 रूट टू, और 5 रूट टू को गुणा कीजिएगा तो 5 इंटू 1.41, तो 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 और 0.7, लगभग 7.05 पूरा वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, 7.07 के साथ जाएंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ेंगे। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो देखिए इसमें शक्ति गुणांक का मान, इसमें है क्या, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का जो कॉस फाई होता है वो कॉस 90 हो जाता है, तो R बाई जेड इक्वल टू कॉस 90। सो कॉस 90 कितना होता है? जीरो, सो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, केवल धारिता युक्त प्रत्यवर्ती धारा में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर इन एन AC सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द फेज डिफरेंस 90। तो ये सब डिटो क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 90, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अनुनाद की स्थिति में देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट LC होता है। तो 1 को भी अगर अंडर रूट के अंदर ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा खुद क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, और ये हो जाएगा 1 बाई LC का अंडर रूट, चाहे 1 को अंडर रूट में लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का रूट भी 1 ही होता है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी छोड़ दो तो 2 पाई इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई LC या 1 बाई अंडर रूट LC। तो ऑप्शन नंबर 1 सही मैच हो रहा है, ठीक है। ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति का मान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में। तो देखो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। देखो स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाना होता है तो करंट कम होगी, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखो ये पढ़ाया था मैंने, ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP। लेकिन जब करंट का मान आता है तो ये उल्टा हो जाता है, IP बाई IS, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ES जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है IS के, तो सेकेंडरी में हम लोग वोल्टेज बढ़ाना है तो करंट कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लेस, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। देखो कन्वेक्स मिरर में ना, कन्वेक्स मिरर में कहां बनता है इमेज? एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में कन्वेक्स में, ये इन बिटवीन पोल एंड फोकस, एकदम आसान सा क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद 63 में पूछा जा रहा है, 63 में पूछा जा रहा है कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर TIR
फॉर एनी मीडियम इन वैक्यूम इज 130 डिग्री, देन द वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले म्यू क्या होता है, म्यू होता है 1/sin c, म्यू होता है 1/sin c। सो म्यू इक्वल टू 1/sin30, sin30 का मान होता है, sin30 का मान होता है 1/2। सो म्यू इक्वल टू 1/1/2। ये 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो म्यू इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी म्यू इक्वल टू होता है c/v, और वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल टू c/म्यू। c है 3 इंटू 10 का पावर 8, और बटे में म्यू 2 निकाला है तो 1.5 इंटू 10 का पावर 8। ठीक है, सो दो कटा दोगे तो 3/2 1.5 होता है, सो 1.5 इंटू 10 का पावर 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही, 1.5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद 64 में बोल रहा है ना कि समान फोकस दूरी के f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तब संयोग की फोकस दूरी। देखिए ये एक है, ये दूसरा है, ये पूछा गया था मंथली एग्जाम में। तो मान लेते हैं इसका f है, इसका भी f है, और टोटल का f है, तो ये 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/f होता है, 1/f1 प्लस f2, दोनों f है, तो ऐसा हो जाएगा। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम इसका f और ऊपर 2 पलट देंगे तो f इक्वल टू f/2। सो f/2 हो जाएगा। एकदम सही मारी है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये एकदम डिटो मंथली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो देखो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो देखिए पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ होता है, p इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/पावर मतलब 1/2, और 1/2 मतलब 0.5 मीटर, या 1/2 मीटर को हम लोग 50 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 1/2 मीटर में आएगा ना ये, सो 1/2 मीटर का मतलब क्या 50 सेंटीमीटर, एकदम सही मारी है। सो 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जो हमने डिस्कस कभी नहीं किया है इसको, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप पढ़ने में क्रोमेटिक एब्रिविएशन को डिस्कस किया गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सी, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है इसका सही ऑप्शन, या इसी को बोला जाता है एपोक्रोमेटिक लेंस। इसको यूज करके कम किया जाता है, क्रोमेटिक एब्रिविएशन को कम किया जाता है इसको इस्तेमाल करके। तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, कि एक्रोमेटिक एब्रिविएशन कॉम्बिनेशन करके या एपोक्रोमेटिक लेंस का इस्तेमाल करके इसको कम किया जाता है, दोनों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी, तो देखिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो दोनों का बराबर हो जाएगा, म्यू और -1 दोनों बराबर हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 होता है, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 होता है ना, सो 1/f इक्वल टू ये 0 होगा, 0 इधर लाइए तो 1/0 इक्वल टू फोकल लेंथ, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, सो फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी। सो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सो हम लोग इसका ऑप्शन मारेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद आगे द बबल ऑफ सोप अपीयर्स कलर ड्यू टू इंटरफेरेंस, तो ये इसका सही ऑप्शन होता है इंटरफेरेंस, ये भी आया था मंथली एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो देखो पोलराइजेशन किसका होता है, पोलराइजेशन होता है ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल है साउंड वेव, तो साउंड वेव का नहीं होता है, तो साउंड वेव का पोलराइज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पर्सन यूजेज स्पेक्टिकल्स ऑफ +2d पावर, +2 का मतलब क्या होता है कन्वेक्स, +2 प्लस का मतलब क्या होता है कन्वेक्स, और कन्वेक्स हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। सो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हमने एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व किया, और आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। और
ये तो पूरा ऑलरेडी गेस में है, मैक्सिमम क्वेश्चन गेस में है, कुछ क्वेश्चंस नहीं है। सो बहुत ज्यादा खुशी है और आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आगे के पेपर्स की अच्छी से तैयारी कीजिए कि 3 पेपर जो बचे हुए हैं उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छा हो। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। आज के क्लास में बस इतना ही।